हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर प्रिया सिंगला, निर्माण कैंपस ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग की ओर से डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के स्टूडेंट्स की क्लासेस को कंडक्ट कर रही हूँ। हमारी डिप्लोमा ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के कोर्स कोड DECE 1, DECE 2 और 3 की क्लासेस हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। अब हमारी DECE 4 की क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। ये प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड होती हैं। इसकी हम जो पहले क्लासेस कंडक्ट कर चुके हैं उसमें हमने एक क्लास में एक ब्रीफ रिव्यू दिया था कि आपको फेज़ 1 में क्या करना है, फेज़ 2 में आप क्या कर सकते हैं और फेज़ 3 में आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि फेज़ 2 में हमने कोई भी 4 एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया था कि प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि आप किस किस तरह से एक्टिविटीज़ को लिख सकते हैं। आज मैं आपको फेज़ 3 का थोड़ा आइडिया बता देती हूँ कि हम क्यूरिकुलम जो है वो कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने माई बॉडी जो है वो एक टॉपिक ले लिया है, पर मैंने जो क्यूरिकुलम प्रिपेयर किया है उसमें मैंने एक दिन में 4 एक्टिविटीज़ प्रिपेयर की हैं, ठीक है। और माई बॉडी से रिलेटेड हर दिन सिर्फ एक ही एक्टिविटी करवाई है और जो बाकी की 3 एक्टिविटीज़ हैं वो माई बॉडी टॉपिक से रिलेटेड नहीं होंगी। आपको एक ख़ास बात का और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका आने का टाइम है, लंच का टाइम है या जाने का टाइम है, ये सारे इनके टाइम जो हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने किसी दिन लिख दिया कि 9 से 9:20 हम आए और किसी दिन लिख दिया कि 9 से 9:30। अगर आपने 10 मिनट आप टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पर ये बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है ऐसा करने का। अब हम एक बार 5 दिन का क्यूरिकुलम जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि 9 बजे से लेके 9:20 तक आगमन, स्वागत और प्रार्थना, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि एक साइड आप टाइम लिख दीजिए, एक साइड आप जानकारी लिख लीजिए। नौ बीस से लेके 9:40 तक फ्री प्ले या सर्कल टाइम। 9:40 से लेके 10:10 तक एक्टिविटी 1 माई बॉडी टॉपिक से रिलेटेड। 10:40 से लेके 10:10 से लेके 10:40 तक सेकंड एक्टिविटी जर्नल और स्किल बेस्ड। 10:40 से लेके 11:10 तक नाश्ता और लंच ब्रेक। 11:10 से लेके 11:40 तक एक्टिविटी थर्ड आउटडोर और फिजिकल। 11:40 से लेके 12:10 तक एक्टिविटी 4 क्रिएटिव या फिर कोई स्टोरी। 12:10 से लेके 12:40 तक इंडोर रेस्ट, क्लीन अप या फिर सॉफ्ट म्यूज़िक, ठीक है। अब 12:40 से लेके 1 बजे तक सारा दोबारा रिव्यू करना कि क्या क्या किया और विदाई, ठीक है जी। इसके बाद हमारा डे 2 का क्यूरिकुलम आएगा। 9 बजे से लेके 9:20 तक आगमन और स्वागत। इसमें प्रेयर और अटेंडेंस होगी। आप ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगी ताकि आप उसको उसी तरह से जो आपको ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं। 9:20 से लेके 9:40 तक फ्री प्ले लिखिए, फिर ब्रैकेट में लिखिए ब्लॉक्स और टॉय कार्ड्स। फिर 9:40 से लेके 10:10 तक एक्टिविटी 1 ब्रैकेट में लिखिए माई बॉडी, ठीक है। फिर आप लिखिए कि हम ब्लाइंडफुल गेम खेलेंगे, आंख बंद करके चीज़ों को छूकर पहचानना, टच सेंस। 10:10 से लेके 10:40 तक एक्टिविटी 2 कॉग्निटिव से रिलेटेड होगी, रंगों की पहचान करना, लाल, पीले और नीले रंग के ऑब्जेक्ट्स को अलग करना। फिर हमारा होगा 10:40 से लेके 11:10 तक नाश्ता और
लंच ब्रेक है ना, उसमें हम हैंड वॉशिंग हैबिट के बारे में भी बताएंगे। फिर 11:10 से लेके 11:40 तक थर्ड एक्टिविटी होगी आउटडोर, एनिमल वॉक, शेर की तरह दहाड़ना और मेंढक की तरह कूदना। फिर 11:40 से लेके 12:10 तक एक्टिविटी 4 लैंग्वेज के ऊपर होगी, मेरा घर पर छोटी सी कहानी सुनाना और बच्चों से सवाल पूछना। फिर 12:10 से लेके 12:40 तक इंडोर रेस्ट या कोई सॉफ्ट म्यूज़िक। फिर 12:40 से लेके 1 बजे तक रिकैप और विदाई। फिर अब हम यहाँ पर डे 3 के क्यूरिकुलम की बात करते हैं। 9 बजे से लेके 9:20 तक आगमन और स्वागत, मॉर्निंग एक्सरसाइज करवाएंगे आज। 9:20 से लेके 9:40 तक फ्री प्ले, यानी कि उसमें किचन सेट या डॉल्स वगैरह दे देंगे बच्चों को। 9:40 से लेके 10:10 तक एक्टिविटी 1 होगी माई बॉडी से रिलेटेड, हैंड और फुट प्रिंटिंग करवाएंगे इसमें। वाटर कलर से पेपर पर हाथों और पैरों की छाप लेना। फिर 10:10 से लेके 10:40 एक्टिविटी 2 फाइन मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड, बीड्स पिरोना, मोती पिरोना, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। फिर 10:40 से लेके 11:10 तक नाश्ता और लंच ब्रेक होगा। 11:10 से लेके 11:40 तक थर्ड एक्टिविटी आउटडोर होगी, बैलेंस वॉक, ज़मीन पर खींची गई सीधी लकीर पर चलना। फिर इसके बाद है 11:40 से लेके 12:10 तक एक्टिविटी 4 क्रिएटिव, मिट्टी से या क्ले से फल या सब्जियां बनाना। फिर 12:10 से लेके 12:40 तक इंडोर रेस्ट या म्यूज़िक। फिर 12:40 से लेके 1 बजे तक रिकैप और विदाई। फिर अब हम डे 4 के क्यूरिकुलम की बात करें तो 9 से लेके 9:20 तक आगमन और स्वागत है ना, इसमें हम मूड चार्ट चेकिंग का इस्तेमाल करेंगे। 9:20 से लेके 9:40 तक फ्री प्ले होगा, जिसमें पजल्स और बोर्ड गेम्स होंगी। फिर 9:40 से लेके 10:10 तक एक्टिविटी 1 होगी माई बॉडी से रिलेटेड, मिरर एक्टिविटी करवाएंगे, आईने में देखकर हैप्पी, सैड और एंग्री फेस को दिखाना। फिर 10:10 से लेके 10:40 तक एक्टिविटी 2 होगी, जो कि मैथ से रिलेटेड होगी, बड़ा और छोटा, बिग और स्मॉल, चीज़ों को साइज़ के हिसाब से लगाना। फिर 10:40 से लेके 11:10 तक नाश्ता और लंच ब्रेक हो जाएगी। 11:10 से लेके 11:40 तक एक्टिविटी 3 आउटडोर, फॉलो द लीडर, जैसा टीचर करे वैसे बच्चे ही रिपीट करें। फिर 11:40 से लेके 12:10 तक एक्टिविटी 4 होगी, क्रिएटिव होगी, वो लीफ पेंटिंग, पत्ते पर रंग लगाकर उसकी छाप बनाना। ठीक है। फिर 12:10 से लेके 12:40 तक इंडोर रेस्ट, 12:40 से लेके 1 बजे तक रिकैप और विदाई हो जाएगी बच्चों की। फिर डे 5 जो है उसमें हम 9 बजे से लेके 9:20 तक आगमन और स्वागत, इसमें हम बच्चों की नेल चेकिंग करेंगे और पर्सनल हाइजीन पर टॉक करेंगे। 9:20 से लेके 9:40 तक फ्री प्ले होगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स। 9:40 से लेके 10:10 तक एक्टिविटी 1 होगी, हैंड वॉश की डेमो देंगे, साबुन से सही तरह हाथ धोने की विधि सिखाना। फिर 10:10 से लेके 10:40 तक आप दूसरी एक्टिविटी लैंग्वेज से रिलेटेड करवा सकते हैं, मेरा शरीर पर एक छोटी कविता दोहराना। 10:40 से लेके 11:10 तक नाश्ता और लंच ब्रेक होगी। फिर 11:10 से लेके 11:40 तक एक्टिविटी 3 आउटडोर में होगी, जिसमें टीचर के निर्देश पर अंगों को छूना। 11:40 से लेके 12:10 तक एक्टिविटी 4 जो कि क्रिएटिव होगी, फ्री हैंड ड्राइंग होगी, बच्चों को जो पसंद हो वो बनाने देना। फिर 12:10 से लेके 12:40 तक इंडोर रेस्ट और क्लीन अप है ना, खिलौने वगैरह समेटना। फिर 12:40 से लेके 1 बजे तक फाइनल रिकैप और विदाई। जब बच्चों ने अच्छा काम किया हो, अच्छा क्लीन अप किया हो, तो आप स्टार्स भी दे सकते हैं।
अब हमने जो डे 5 में एक्टिविटीज़ को चूज़ किया है, मैं उसको 4 एक्टिविटीज़ को आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में बता देती हूँ, जैसे कि हमने फेज़ 2 में डिस्कस किया था। ठीक है ना। जैसे कि इसमें आपने देखा होगा कि 9 से जो 9:20 का टाइम था आगमन और स्वागत वाला, मैंने उसमें हर दिन में किसी में एक्सरसाइज रखी है ना, किसी में नेल चेकिंग या पर्सनल हाइजीन टॉक रखी है। वो सारी इसीलिए रखी है क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक था उससे रिलेटेड ही मैंने उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी को डाला है। जैसे कि हमारी फर्स्ट एक्टिविटी थी उसमें हैंड वॉश की डेमो देना। ठीक है, ये एक्टिविटी हमारी 30 मिनट्स के लिए चलेगी। ठीक है, इसमें हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे स्वास्थ्य और सफाई। ठीक है, जो कि हेल्थ और हाइजीन होगा। जैसे कि हमने कल बात की थी कि आप हेडिंग बना सकते हैं। ठीक है, बच्चों को हेडिंग बना के उसके अंडर जैसे आप लिखिए स्वास्थ्य और सफाई के अंदर बच्चों को कीटाणुओं और बीमारियों के बीच संबंध समझाना। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव गोल जो है हम इसका रख सकते हैं लक्ष्य सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का विकास। उंगलियों को रगड़ने और साबुन से झाग बनाने की क्रिया से हाथों की मांसपेशियों का विकास। फिर आप नेक्स्ट लक्ष्य लिख सकते हैं क्रमिक समझ, यानी कि सीक्वेंसिंग। हाथ धोने के सही स्टेप्स को क्रम में याद रखना। नेक्स्ट लक्ष्य है आत्मनिर्भरता, यानी कि सेल्फ रिलायंस। अपनी सफाई का ख्याल खुद रखने के लिए प्रेरित करना। इसके बाद जो मटेरियल चाहिए होगा वो हम देखते हैं लिक्विड सोप या साबुन की टिक्की, एक बड़ा साफ टॉवल तौलिया, एक जग और एक बड़ा बेसन अगर सिंक बच्चों की पहुंच से दूर हो। फिर उसके बाद ग्लिटर चमक, जर्म्स का डेमो देने के लिए सबसे ज़रूरी मटेरियल कि आप ग्लिटर को यूज़ कर सकते हैं। एक बड़ा चार्ट जिसमें हाथ धोने के 6 स्टेप्स का चित्र होना चाहिए। ये आप मटेरियल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी प्लानिंग। इसमें हम एक्टिविटी प्लानिंग को डिटेल में देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले हमारी है प्री प्लानिंग, यानी कि पूर्व तैयारी। इसमें आप हेडिंग्स बना सकते हैं और उसके अंडर लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले है जगह का चयन। मैंने स्कूल के बरामदे या वॉश बेसिन एरिया का चयन किया जहां पानी की ड्रेनेज अच्छी हो ताकि फर्श पर पानी ना फैले और बच्चे फिसले नहीं। दूसरा हमने क्या देखा कि सामग्री की व्यवस्था। मैंने एक दिन पहले ही चेक किया कि क्या मेरे पास पर्याप्त मात्रा में लिक्विड सोप और साफ तौलिया है। मैं ग्लिटर का एक पैकेट खरीदा जो कि जर्म्स को दर्शाने के लिए ज़रूरी था। फिर आयु अनुसार बदलाव, ये आपकी थर्ड जो है वो हेडिंग हो जाएगी। इसमें क्योंकि बच्चे 3 से 6 साल के हैं, मैंने तय किया कि मैं बहुत मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगी। मैंने जर्म्स को छोटे दुश्मन और सोप को सुपर हीरो का नाम देने की योजना बनाई। ठीक है, फिर इसके बाद आप टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड चुनने का फैसला किया क्योंकि छोटे बच्चे देखकर जल्दी सीखते हैं। फिर मैंने एक छोटा हैंड वॉश सॉन्ग तैयार किया
जिसकी ट्यून मैंने ट्विंकल ट्विंकल वाली रखी, ताकि बच्चे कम से कम 20 सेकंड तक हाथ रगड़ने की प्रक्रिया का आनंद ले सकें। ठीक है, फिर आप स्टेप बाय स्टेप जो प्लान है वो कैसे होगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगी। मैंने सोचा कि मैं बच्चों से उनके प्रिय खाने के बारे में पूछूंगी और फिर पूछूंगी कि क्या आपको पता है खाने के साथ हमारे दुश्मन भी पेट में चले जाते हैं। ठीक है, फिर हमें ग्लिटर ट्रिक को अपनाना है। मैंने प्लान किया कि मैं अपने हाथों पर ग्लिटर लगाऊंगी और बच्चों से हैंड शेक करूंगी। इससे उन्हें लाइव दिखेगा कि जर्म्स कैसे बिना देखे एक हाथ से दूसरे हाथ पर चले जाते हैं। ठीक है, फिर आप एक 6 स्टेप गाइड बताएंगे, एक चार्ट बनाएंगे। मैंने एक चार्ट पेपर पर हाथों को रगड़ने के 6 तरीके, हथेली, उंगलियों के बीच, अंगूठा, नाखून और कलाई के चित्र बनाए एक चार्ट पेपर के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा सेफ्टी मेजर्स। हमने क्या क्या लिए। मैंने ध्यान रखा कि साबुन बच्चों की आंखों में ना जाए। मैंने ये सुनिश्चित किया कि पानी बहुत गर्म या बहुत ठंडा ना हो। मैंने एक एक्स्ट्रा साफ कपड़ा रखा ताकि अगर पानी फर्श पर गिरे तो उसे तुरंत पोंछ दिया जाए, फिसलने से बचने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आप इवैल्यूएशन प्लान कर सकते हैं, मतलब प्लान जो आपने बनाया है उसकी इवैल्यूएशन कर सकते हैं। मैंने तय किया कि एक्टिविटी के बाद मैं हर बच्चे को हाथ धोने के लिए रखूँगी और देखूँगी कि क्या वो उंगलियों के बीच में रगड़ रहे हैं या नहीं। जो बच्चा सही करेगा उसे एक स्माइलिंग फेस का स्टिकर दिया जाएगा। जो एक्टिविटी रिपोर्ट होती है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो इवैल्यूएटर है वो इसी से समझता है कि आपने बच्चों के साथ वक्त कैसे बिताया। रिपोर्ट हमेशा भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि ये वो काम है जो आप कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हैंड वॉश डेमो की रिपोर्ट को बहुत विस्तार में दिया गया है। ठीक है, जो अभी मैं आपको बताऊंगी। हाथ धोने की तकनीक बताई है डिटेल में। पहले हमें कैसे लिखनी है। एक्टिविटी रिपोर्ट हेडिंग बनाइएगा। सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे शुरुआत और प्रस्तावना। एक हेडिंग बना ली है मैंने। फिर उसमें मैं लिखूंगी, मैंने सुबह जो भी आपका टाइम होगा एक्टिविटी का, उतने बजे सभी, मान लीजिए 15 बच्चों का है एक क्लास, सभी 15 बच्चों को एक आधा घेरा यानी कि सेमी सर्कल में बिठाया। मैंने बच्चों से पूछा, क्या आपने आज सुबह नाश्ता करने से पहले हाथ धोए थे? आधे बच्चों ने हाँ कहा और कुछ चुप रहे। मैंने उन्हें बताया कि आज हम कीटाणुओं से लड़ने वाला सुपर हीरो बनना सीखेंगे। बच्चों के चेहरे पर एकदम से क्यूरियोसिटी, उत्सुकता आ गई। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड हेडिंग बना सकते हैं, ग्लिटर डेमो और बच्चों की प्रतिक्रिया, मतलब जर्म्स का एक्सपेरिमेंट। मैंने अपने हाथों पर थोड़ी सी चमक लगाई और बच्चों को दिखाया। मैंने उनसे कहा कि ये चमक जर्म्स हैं। मैंने 2-3 बच्चों रोहन और प्रिया के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने देखा कि वो चमक उनके हाथों पर भी लग गई। मैंने उनसे कहा कि वो अपने हाथों को झाड़ने की कोशिश करें। बच्चों ने देखा कि झाड़ने से चमक नहीं निकल रही थी। मैंने समझाया कि जर्म्स भी ऐसे ही हमारे हाथों पर चिपक जाते हैं और सिर्फ पानी से नहीं निकलते। फिर मैंने एक थर्ड हेडिंग बनाई है, उसमें मैंने लिखा कि मुख्य क्रियाविधि, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। मैंने बच्चों को वॉश बेसिन के पास बुलाया और चार्ट की तरफ इशारा करते हुए डेमो शुरू किया। ठीक है, पहले मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या किया,
मैंने हाथों को गीला किया और लिक्विड सोप को लिया। फिर दूसरे में मैंने क्या किया, मैंने हथेलियों को रगड़ा और झाग बनाया। बच्चे झाग देखकर बहुत खुश हुए। ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने उंगलियों के बीच में और नाखूनों के पीछे रगड़ना सिखाया। मैंने उन्हें बताया कि कीटाणु यहाँ चुप कर बैठे हैं। फिर फोर्थ स्टेप में क्या हुआ, मैंने बच्चों के साथ मिलकर एक गाना गाया, मम्मी पापा देखो मेरे हाथ, अब है साफ मेरे हाथ। ठीक है, तब तक हमने हाथों को भी रगड़ा। फिर फिफ्थ स्टेप में मैंने लिखा है कि मैंने साफ पानी से हाथ धोए और साफ तौलिए से पहुँचे। उसके बाद मेरा नेक्स्ट हेडिंग बनेगा बच्चों का प्रदर्शन, है ना, बच्चों की पार्टिसिपेशन जो होती है। मैंने एक एक करके बच्चों को हाथ धोने के लिए बुलाया। इन बच्चों को, जो कि 3 से 4 साल के बच्चे थे, वो क्या रिएक्ट किया उन्होंने कि साबुन से झाग बनाने में बहुत मज़ा आया उनको। उन्होंने उंगलियों के बीच रगड़ने में मेरी थोड़ी मदद चाहिए थी, जो मैंने उनका हाथ पकड़कर करवाई। ठीक है। कई बच्चे ऐसे थे जो चार्ट देखकर खुद ही सारे स्टेप्स फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने नाखूनों की सफाई पर भी ध्यान दिया। ठीक है। इसके बाद मैं एक हेडिंग बना रही हूँ जो मेरे पास चैलेंजेस और सॉल्यूशंस आए। एक्टिविटी के दौरान 2 बच्चे जो कि अमन और सोनू थे, पानी से खेलने लगे और फर्श पर पानी गिरा दिया। मैंने तुरंत उन्हें समझाया कि पानी बचाना ज़रूरी है और साफ कपड़े से फर्श को पोंछा ताकि कोई फिसले नहीं। साबुन बच्चों की आंखों में ना जाए, इसका मैंने पूरा ध्यान रखा। नेक्स्ट मैं हेडिंग बनाऊंगी कंक्लूजन एंड इवैल्यूएशन। 30 मिनट के अंत में सभी बच्चों के हाथ साफ और खुशबूदार थे। मैंने उन्हें दिखाया कि अब उनके हाथों पर कोई जर्म्स नहीं है। मैंने सभी बच्चों को क्लीन हैंड्स स्टार मतलब यानी कि एक स्टिकर दिया। सभी बच्चे बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और उन्होंने वादा किया कि वो घर जाकर भी ऐसे ही हाथ धोएंगे। जैसे कि आप रिपोर्ट लिख रहे हैं ना, तब आप थोड़े से हेडिंग्स भी डाल सकते हैं, है ना। हर एक्टिविटी के अंदर मैं नई चीज़ें ऐड करती हूँ ताकि आप सीख सकें कि कैसे हम उसको लिख सकते हैं। जैसे कि बच्चों की संख्या क्या थी। ठीक है, एक्टिविटी में मैंने ये चीज़ डाली है ना लिखते हुए कि 15 बच्चे थे। ठीक है, बच्चों का रिस्पॉन्स क्या था, बच्चे खुश थे या भ्रमित थे। ठीक है, फिर आपने क्या सीखा, एज अ टीचर आपने क्या अनुभव किया, ये चीज़ें उसमें ज़रूर डालिएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी को डिटेल में देख लेते हैं जो कि हमने डे 5 के ऊपर ही रखी थी। हमारी जो सेकंड एक्टिविटी थी वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर थी, यानी कि भाषाई विकास के ऊपर थी। उसके लिए एक कविता जो है वो बहुत ही अच्छा माध्यम है। जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए हम मेरे शरीर पर एक ऐसी कविता मैं चुनूंगी जिसमें नए शब्द हों और रिदम ऐसी हो कि बच्चे उसे आसानी से याद कर सकें। ठीक है, जैसे कि आप सबसे ऊपर पहले लिखेंगे एक्टिविटी नेम, कविता पाठ मेरा शरीर सबसे प्यारा। फिर उसके बाद आप टाइम लिखेंगे कि कितने टाइम पर, जैसे कि मान लीजिए हमने 11:40 से 12:10 तक एक्टिविटी की है, तो उसमें आप मतलब जिस टाइम पे भी एक्टिविटी की वो आप वहाँ पर लिखेंगे और साथ में ब्रैकेट में लिखेंगे कि 30 मिनट्स की हमारी ये एक्टिविटी थी। ठीक है, फिर आप टारगेट ग्रुप लिखेंगे कि कितने साल के बच्चों को आपने टारगेट किया। ठीक है, इसके बाद हम फिर लिखेंगे हमारा लक्ष्य यानी कि गोल। सबसे पहले हमारा है भाषाई विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है,
इसमें आप नए शब्दों जैसे कि इशारा, सहारा, प्यारा, है ना, इनका गायन और सही उच्चारण सिखाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है, लक्ष्य है हमारा स्मरण शक्ति यानी कि मेमोरी। कविता की पंक्तियों को क्रमवार याद करने की क्षमता बढ़ाना। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा लक्ष्य है जो है एक्सप्रेशन। बच्चों में बोलने का आत्मविश्वास पैदा करना और भावों को व्यक्त करना। नेक्स्ट हमारा लक्ष्य है श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल्स। ध्वनों और शब्दों के बीच के अंतर को ध्यान से सुनकर समझना। इसके बाद हम लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड कि कौन सी सामग्री चाहिए है। कविता की पंक्तियों वाला एक बड़ा चार्ट जिसमें हर लाइन के साथ उस अंग का चित्र हो। ठीक है, जिस लाइन में जो भी कोई अंग बताया गया हो उसका चित्र वहाँ पर बना होना चाहिए। फिर और सामग्री क्या हम ले सकते हैं, एक छोटी मैजिक बैंड, है ना, जादू की छड़ी आप ले सकते हैं जिसका उपयोग टीचर अंगों की तरफ इशारा करने के लिए करेगी। ठीक है। नेक्स्ट आप ले सकते हैं एक हैंड पपेट, वो ऑप्शनल है जो बोलने में उनकी मदद करे, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हमारी आती है प्लानिंग। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे पूर्व तैयारी, हेडिंग बना लेंगे प्री प्लानिंग का। कविता का चुनाव, ये भी उसके अंडर हमारी हेडिंग होगी, प्री प्लानिंग के पूर्व तैयारी के अंडर। सबसे पहली हमारी हेडिंग होगी कविता का चुनाव। मैंने ऐसी कविता चुनी है जिसमें राइमिंग वर्ड्स मतलब कि मिलते जुलते शब्द हों, जैसे कि सारी और तैयारी। छोटे बच्चों के लिए रिदम बहुत ज़रूरी है ताकि वो शब्द को आसानी से पकड़ सकें। इसके बाद है हमारा शब्दकोश यानी कि वोकैबुलरी। ये हमारी दूसरी हेडिंग हो गई कि वोकैबुलरी को और शब्दकोश को तैयार करना। मैंने तय किया कि इस कविता के माध्यम से मैं बच्चों को 5 नए शब्द सिखाऊंगी। दुनिया, सूंघना, मीठी, नन्हे और सहायक। फिर हमारा थर्ड हेडिंग होगा सामग्री की जांच। मैंने चेक किया कि चार्ट पेपर पर जो चित्र हैं वो इतने बड़े हों कि पीछे बैठे बच्चों को भी साफ दिखें। मैंने अपनी मैजिक बैंड मतलब जादू की छड़ी को चमकीले कागज़ से सजाया ताकि बच्चों का ध्यान चार्ट पर बना रहे। ठीक है। उसके बाद प्री प्लानिंग के बाद हमारी सेकंड हेडिंग होगी टीचिंग स्ट्रेटजी यानी कि शिक्षण विधि और तकनीक। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले रखेंगे मल्टी सेंसरी अप्रोच। इसमें लिखेंगे कि मैंने योजना बनाई कि बच्चे सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि क्या क्या करेंगे। सबसे पहला है देखेंगे, दूसरा है बोलेंगे, तीसरा है करके देखेंगे। अब देखेंगे में हम क्या लिख सकते हैं, देखेंगे आप एक हेडिंग बना सकते हैं। सबसे पहले आप लिखें चार्ट पर चित्र और मेरे मुंह के विकार यानी कि लिप मूवमेंट्स को देखेंगे। बोलेंगे में क्या लिख सकते हैं हम, मेरे साथ दोहराकर बच्चे बोलेंगे। फिर एक्शंस के साथ जैसे आंखों पर उंगली रखना, ऐसे बच्चे करके देखेंगे। ठीक है। फिर स्काफोल्डिंग मतलब सहारा देना। मैंने तय किया कि पहले मैं पूरी लाइन बोलूँगी, फिर मैं सिर्फ आधी लाइन बोलूँगी और बच्चे उसे पूरा करेंगे। ठीक है। जैसे अब टीचर ने कहा कि 2 छोटी, है ना, फिर बच्चे कहेंगे आँखें। ठीक है ना, बच्चों ने लाइन को पूरा किया। इसके बाद हम लिखेंगे चरणबद्ध योजना मतलब स्टेप बाय स्टेप कैसे प्लान हुआ।
सबसे पहले हम प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मैंने प्लान किया कि मैं एक अजीब सा चेहरा बनाऊंगी और बच्चों से पूछूंगी, बच्चों क्या मेरी नाक गायब हो गई? इससे बच्चे हंसेंगे और तुरंत टॉपिक से जुड़ जाएंगे। कविता का प्रस्तुतिकरण, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, सिर्फ सुनना, कि बच्चे उसको सुनेंगे। दूसरा होगा कि बच्चे वर्ड बाय वर्ड रेपिटिशन करेंगे। तीसरा होगा कि भाव और एक्शन के साथ बच्चे करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चर्चा। मैंने प्लान किया कि हर लाइन के बाद मैं बच्चों से उनके अनुभव पूछूंगी, जैसे कि आपने सुबह उठकर सबसे पहले क्या देखा, ठीक है। फिर इसके बाद हम एज अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने योजना बनाई कि अगर 3 से 4 साल के बच्चे हैं तो इनके लिए मैं सिर्फ नाउन यानी कि आँख, नाक और कान पर ही ज़्यादा जोर दूंगी। अगर बच्चे 5 से 6 साल की एज के हैं तो इनके लिए मैंने एडजेक्टिव्स यानी कि प्यारी नाक, मीठी बातें या फिर वर्ब्स, है ना, सूंघना, देखना पर भी जोर दे सकती हूँ। इसके बाद है हमारी सेफ्टी और मैनेजमेंट, है ना, सुरक्षा और सावधानी। मैंने ध्यान रखा कि बैठने की जगह साफ हो और वहाँ बच्चों को चोट लगने जैसी कोई चीज़ ना हो। मैंने तय किया कि अगर बच्चे ज़्यादा शोर मचाएं तो मैं धीरे आवाज़ में गाकर उनका ध्यान वापस खींचूंगी, ठीक है। फिर इसके बाद मतलब फीडबैक क्या हुआ कि मैंने प्लान किया कि जो बच्चे नया शब्द बोलेंगे उसे मैं क्लैपिंग या स्टार के माध्यम से प्रोत्साहित करूंगी। अब हमने रिपोर्ट को लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आप एक्टिविटी रिपोर्ट, उसका नाम लिखेंगे कविता पाठ मेरा शरीर, ठीक है। टाइम लिखेंगे कितना है और बच्चों की संख्या लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सबसे पहले शुरुआत और प्रस्तावना लिखेंगे। उसमें हम लिखेंगे कि मैंने सुबह 11:40 बजे सही बच्चों को एक सर्कल में मेरे पास फर्श पर बिठाया। मैंने बच्चों से पूछा, क्या आप जानते हैं हमारी आँखें क्या काम करती हैं? रोहन ने तुरंत बोला, देखने का। मैंने बच्चों को बताया कि आज हम अपने शरीर के इन प्यारे अंगों पर एक गाना गाएंगे। मैंने दीवार पर लगा कलरफुल चार्ट दिखाया, जिसे देखकर बच्चे वाओ बोलने लगे और उनकी उत्सुकता बढ़ गई। इसके बाद हमारा सेकंड हेडिंग आता है कविता का प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रोसीजर, ठीक है। अब इसमें हम लिख सकते हैं, आप पॉइंट बना सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट बना लिया, मैंने अपनी मैजिक वैंड यानी कि जादू की छड़ी उठाई और चार्ट पर बनी आँखों की तरफ इशारा किया। मैंने पहले पंक्ति गाई, दो छोटी आँखें दिखती दुनिया सारी, देखती दुनिया सारी, ठीक है। मैंने बच्चों को मेरे साथ दोहराने को कहा। मैंने देखा कि जो छोटे बच्चे थे, है ना, वो दुनिया शब्द बोलने में थोड़ा अटक रहे थे, तो मैंने उसे तोड़ तोड़ कर दू नी आ बोलना सिखाया। अब दूसरा पॉइंट है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, मैंने नाक और कान वाली पंक्तियाँ गाई। मैंने बच्चों से पूछा, क्या आपको फूल की खुशबू पसंद है? इससे बच्चों ने सूंघना और खुशबू जैसे नए शब्द भी सीखे। मैंने एक्शन का प्रयोग किया, नाक के पास सांस खींचकर दिखाई, जिससे बच्चों ने बड़े मजाक के साथ कॉपी किया, ठीक है। फिर अपन लिख सकते हैं कि बच्चों की क्या भागीदारी थी और क्या उनका रिस्पॉन्स था, उसके बारे में हम नेक्स्ट लिख सकते हैं कि मैंने एक 5 साल की मेघा थी वहाँ पर और 6 साल का अमन था। उनको आगे भी बुलाया और उन्हें मैजिक वैंड दी। उन्होंने चार्ट पर अंगों को दिखाया और बाकी बच्चों ने कविता गाई,
ठीक है, इसमें बच्चों ने नया क्या सीखा? मैंने देखा कि बच्चे नन्हे हाथ बोलते वक्त अपने हाथों को हिला रहे थे। इससे उनका जो ज्ञान था वो बढ़ा कि हाथ छोटे हैं। ठीक है, फिर जब मैंने गाने की स्पीड बढ़ाई तो सब ने बहुत ज़ोर से हंसी मजाक किया। ठीक है, जो 3 साल का सोनू था उसने कविता के बीच में ही अपने कान पकड़कर कहा, मैम मेरे कान बड़े हैं, जिस पर पूरी कक्षा हंसने लगी। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि चैलेंजेस एंड सल्यूशन, कि क्या क्या चैलेंजेस और सल्यूशन जो हैं वो देखने को मिले। एक्टिविटी के दौरान 2 बच्चे आर्यन और ईशान आपस में धक्का मुक्की करने लगे। मैंने कविता रोकी नहीं बल्कि उनका नाम लेकर कविता में ही जोड़ दिया। आर्यन के प्यारे हाथ करते सबका साथ, इससे उनका ध्यान भटक गया और वो वापस एक्टिविटी से जुड़ गए। मैंने ध्यान रखा कि जो बच्चे शर्मीले हैं उन्हें भी बोलने का मौका मिला। अब इसके बाद हमारा आता है इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन। ठीक है, 30 मिनट के अंत में मैंने पाया कि बच्चों ने दुनिया, सूंघना, नन्हे और सहारा जैसे नए शब्द सीखे। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा क्योंकि वो सबके सामने बोल रहे थे। सबने कविता को क्रम में याद कर लिया था। मैंने सभी बच्चों को लैंग्वेज हीरो के रूप में एक छोटा सा स्टार दिया। मैंने महसूस किया कि कविता के माध्यम से भाषा विकास करना सबसे असरदार तरीका है। अब आप प्रोजेक्ट फाइल में और क्या चीज़ें जो है लिख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक विशेष टिप्पणी दे रही हूँ। ठीक है, आप इस रिपोर्ट के अंत में एक छोटा सा बॉक्स बनाकर लिख सकते हैं कि मैंने महसूस किया कि अगर मैं चार्ट पर अंगों के साथ उनके नाम और बड़े अक्षरों में लिखती तो बच्चे शब्दों की बनावट भी पहचान पाते। अगली बार मैं इसका ध्यान रखूंगी। अब हम अपनी डे 5 की जो 3rd एक्टिविटी थी उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे एक्टिविटी, टीचर के निर्देश पर अंगों को छूना। ठीक है, समय लिखिए कि कितना लगा। टारगेट ग्रुप जो था वो 3 से 6 साल के बच्चे थे। सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चों की ग्रोस मोटर स्किल्स और शारीरिक संतुलन को बढ़ाना। दूसरा लक्ष्य आएगा इसमें लिसनिंग स्किल्स, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना, सुनकर उन पर तुरंत अमल करने की क्षमता विकसित करना। 3rd हमारा लक्ष्य आएगा तेजी और प्रतिक्रिया यानी कि रिफ्लेक्सेस, सुनने और शरीर को हिलाने के बीच के समय यानी कि रिएक्शन टाइम को कम करना। इसके बाद है हमारा शरीर की संरचना की समझ। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है लक्ष्य है कम पहचाने जाने वाले अंगों जैसे कि कोहनी, टखना और कंधा की स्थिति को समझना। फिर मटेरियल कौन कौन सा चाहिए है इसमें? खुला मैदान या वरांडा जहां बच्चे खुलकर हाथ पैर हिला सकें। दूसरा हमें लिखना है विसल यानी कि सीटी, एक्टिविटी शुरू और ख़त्म करने के संकेत के लिए। इसके बाद 3rd हमारा मटेरियल है कलरफुल कॉन्स या चौक, बच्चों के खड़े होने के लिए निशान बनाने के लिए, है ना, ताकि बच्चे स्पेस मैनेजमेंट या सोशल डिस्टेंसिंग भी कर सकें। इसके बाद हमारी आती है प्लानिंग। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे प्री प्लानिंग एंड सेटअप यानी कि पूर्व तैयारी।
सबसे पहला आप इसमें पॉइंट बनाइएगा वातावरण का चयन। मैंने स्कूल के मैदान का एक ऐसा कोना चुना जहां धूप सीधी ना पड़ रही हो और थोड़ी छाया हो, ताकि 30 मिनट तक बच्चे थके नहीं। दूसरा आप लिख सकते हैं स्पेस मार्किंग। मैंने चौक की मदद से मैदान में दूर दूर 15 छोटे घेरे सर्कल्स बनाए। इससे मैंने इसीलिए किया ताकि बच्चे जब हाथ पैर फैलाएं तो वो एक दूसरे से टकराएं नहीं और हर बच्चे की अपनी एक पर्सनल स्पेस हो। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आप बना सकते हैं वोकैबुलरी सिलेक्शन। मैंने पहले से ही उन अंगों की लिस्ट बनाई जो मैं बच्चों को सिखाऊंगी, जैसे कि आँख, कान और मुंह, ये थोड़े आसान हैं। ठीक है, कंधे, पेट और पीठ ये थोड़े मिडल वर्ग के हैं। मुश्किल वाले क्या हैं जो बच्चे नया सीखेंगे? कोनी यानी कि एल्बो, टकना यानी कि एंकल और कलाई यानी कि रिस्ट। इसके बाद आपकी शिक्षण विधि क्या होगी टीचिंग स्ट्रेटजी। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या रहेगा आपका? मैंने तय किया कि पहले 5 मिनट में मैं खुद मॉडल बनूंगी। जब मैं बोलूंगी कि टच यूर एल्बो, तो मैं खुद अपनी कोहनी को छूकर दिखाऊंगी ताकि बच्चे शब्द और अंग के बीच संबंध समझ सकें। उसके बाद स्पीड को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मैंने योजना बनाई कि शुरुआत में मेरी रफ्तार धीरे होगी और जैसे जैसे बच्चे नियम समझने लगेंगे मैं तेज़ी से निर्देश दूंगी ताकि उनका रिएक्शन टाइम जो है वो बेहतर हो। फिर अब स्टेप बाय स्टेप प्लान यानी कि चरणबद्ध योजना जो हो जाएगी। सबसे पहले 5 मिनट में हम वार्म अप करेंगे। मैंने सोचा कि मैं बच्चों को शेक योर बॉडी यानी कि शरीर को हिलाओ बोलकर शुरू करूंगी ताकि वो एनर्जेटिक महसूस करें। दूसरा इंस्ट्रक्शन फेस होगा, वो भी 5 मिनट का। मैंने बच्चों को नियम समझाया। अगर मैं सिमोन का नाम ना लूं तो आपको मूर्ति बनकर खड़े रहना है। मैंने उन्हें एक ट्रायल राउंड करवाने का फैसला किया। ठीक है, फिर मेन गेम जो थी वो 10 से 25 मिनट तक चलेगी। मैंने प्लान किया कि बीच बीच में मैं एक्शन गलत करूँगी लेकिन शब्द सही बोलूँगी, जैसे कि बोलूँगी टच यूर हेड पर हाथ रोकूंगी नोज़ पर। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन टेस्ट भी होगा। इसके बाद आयु अनुसार समन्वय यानी कि एज एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट। 3 से 4 साल के बच्चों के लिए मैंने तय किया कि इनके लिए मैं सिर्फ उन अंगों का नाम लूँगी जो वो देख सकते हैं, है ना, फ्रंटल बॉडी पार्ट्स जो मेन होते हैं। दूसरा 5 से 6 साल के बच्चों के लिए, इनके लिए मैं लेफ़्ट और राइट का प्रयोग करूँगी। ठीक है, जैसे कि टच यूर राइट हियर। इसके बाद सुरक्षा और प्रावधान मतलब सेफ्टी और मैनेजमेंट हो जाएगी। मैंने चेक किया कि मैदान की मिट्टी गीली ना हो, है ना, जिसमें कि फिसलने का डर ना हो। मैंने एक सीटी यानी कि विसल पास रखी ताकि अगर बच्चे ज़्यादा उत्तेजित हो जाएं या शोर मचाएं तो मैं तुरंत उनका ध्यान वापस पा सकूं। मैंने पानी की बोतल पास रखने की योजना बनाई क्योंकि आउटडोर एक्टिविटी में बच्चे जल्दी प्यास महसूस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इवैल्यूएशन प्लान यानी कि मूल्यांकन योजना कैसे लिख सकते हैं। मैंने प्लान किया कि मैं देखूंगी कि कौन से बच्चे बिना किसी डेमो के निर्देश समझ रहे हैं। जो बच्चा अंत तक सही करेगा
उसे मैं ग्रेट लिसनर का भी खिताब दूंगी। अब मान लीजिए अगर हमने रिपोर्ट लिखनी है तो रिपोर्ट में आप प्लानिंग का जो प्रभाव होगा उसको कैसे लिख सकते हैं कि मेरी प्लानिंग जो थी वो सफल रही, क्योंकि चौक से बनाए गए घेरों की वजह से बच्चों में धक्का मुक्की नहीं रही। जब मैंने गलत एक्शन किया और सही शब्द बोला तो बच्चे शुरुआत में कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर उन्होंने मेरे हाथों को देखने के बजाय मेरे शब्दों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जो कि लिसनिंग स्किल्स के लिए एक बड़ी बात होती है। अब एक्टिविटी रिपोर्ट, ठीक है। अब इसमें आप बच्चों की संख्या और टाइम ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चाहे आप एक्टिविटी के शुरू में ही टाइम और बच्चों की संख्या लिख दीजिए, है ना, मतलब मेंशन ज़रूर करना है हमने। सबसे पहले हमें खेल की शुरुआत, मैंने सुबह जितने बजे भी आपकी एक्टिविटी का टाइम होगा वो टाइम आप यहाँ पर लिख के सभी बच्चों को लाइन बनाकर मैदान में लाया। मैंने देखा कि बच्चे बाहर आकर बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे। मैंने उन्हें चौक से बनाए गए घेरों में खड़ा किया। मैंने पूछा, क्या आपको पता है कि साइमन कौन है? सबने हैरानी से देखा। मैंने समझाया कि साइमन एक जादूगर है और जब तक वो नहीं बोलेगा हमें उसकी बात नहीं माननी है, ठीक है। इस अनोखी बात से बच्चे एकदम शांत होकर मेरी तरफ ध्यान देने लगे। उसके बाद सेकंड आप पॉइंट बना सकते हैं एग्जीक्यूशन एंड पार्टिसिपेशन, यानी कि क्रियाविधि और बच्चों का प्रदर्शन। इसमें आप लिखिए सबसे पहले सिंपल इंस्ट्रक्शंस। मैंने शुरू किया, साइमन कहता है अपनी नाक छुएं। सबने तुरंत अपनी नाक छुई। मैंने फिर से बोला, साइमन कहता है अपने कान छुएं। इस बार बच्चों ने और तेजी से किया, ठीक है। ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस थी। फिर एक ट्रिक अपनाई। मैंने बिना साइमन सेज बोले कहा, अपने घुटने छुएं, ठीक है। 15 में से 5 बच्चे जो थे, जैसे कि आर्यन, सिया, अमन, है ना, और बच्चे, सबके आप पांचों के नाम लिख सकते हैं, तुरंत झुक गए। मैंने उन्हें बताया, अरे साइमन ने तो कुछ कहा ही नहीं था। सब बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे और समझ गए कि उन्हें सिर्फ हाथों को देखना नहीं है बल्कि शब्दों को भी ध्यान से सुनना है। अब हमारा तीसरा था कि हम न्यू बॉडी पार्ट्स को कैसे पहचानेंगे। मैंने मुश्किल अंगों को अब शामिल किया। मैंने कहा, साइमन कहता है अपनी कोहनी छुएं। मैंने देखा कि जो 3 से 4 साल की उम्र के छोटे बच्चे थे उन्होंने पहले अपने दोस्तों को देखा और फिर सही अंग को छुआ। जो 5 से 6 साल के बच्चे थे उन्होंने इसे बिना किसी की मदद के ही कर लिया था। अब इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन करेंगे डेवलपमेंट की, शारीरिक और मानसिक विकास का अवलोकन। मैंने देखा कि जब मैंने साइमन कहता है अपने एंकल छुए बोला तो बच्चों को एक पैर पर झुकना पड़ा। इससे उनका शारीरिक संतुलन टेस्ट हुआ। कुछ बच्चे लड़खड़ाए पर उन्होंने गिरने से खुद को बचाया। इस एक्टिविटी में उनका जो रिएक्शन टाइम था, है ना, सुनने और करने के बीच का समय था, हर राउंड के साथ और बेहतर होता गया। इसके बाद आप लिखिए चैलेंजेस और सॉल्यूशंस, क्या क्या आए, चुनौतियां और समाधान। एक्टिविटी के बीच में 2 बच्चों ईशान और राहुल में इस बात को लेकर बहस हो गई कि किसने पहले छुआ। मैंने तुरंत उन्हें समझाया कि ये कोई रेस नहीं है बल्कि एक मज़ेदार खेल है।
एक बच्चा सोनू बार बार निर्देश भूल रहा था, तो मैंने उसे अपने पास खड़ा किया और हर बार साइमन का नाम जोर से लेकर उसका उत्साह बढ़ाया। इसके बाद आप कंक्लूजन एंड इवैल्यूएशन यानी कि निष्कर्ष और मूल्यांकन में लिख सकते हैं कि 30 मिनट के अंत में बच्चे थोड़ा थक गए थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी थी। मैंने पाया कि सभी बच्चों ने कोनी, एंकल और कंधे जैसे नए शब्दों को पहचान लिया था। उनकी फोकस करने की क्षमता में सुधार दिखा क्योंकि वो मेरे अगले शब्द का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैंने सभी को सुपर लिसनर का खिताब दिया और एक साथ हिप हिप हुर्रे बोलकर एक्टिविटी ख़त्म की। अब एक और आपको विशेष टिप्पणी यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मैंने अनुभव किया कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को नियंत्रण में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर खेल दिलचस्प हो तो वो खुद ही अनुशासन में रहते हैं। अगली बार मैं इसमें कुछ एनिमल मूवमेंट्स भी जोड़ूंगी ताकि ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और बेहतर हो सके। अब हमारी 4th एक्टिविटी थी फ्री हैंड ड्राइंग यानी कि मुक्त चित्रकारी। ठीक है, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्या लिखने हैं, लक्ष्य क्या लिखना है, क्रिएटिव डेवलपमेंट यानी कि रचनात्मक विकास, बच्चों को अपनी कल्पना यानी कि इमेजिनेशन को कागज़ पर उतारने की आज़ादी देना। दूसरा लक्ष्य है हमारा सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास यानी कि फाइन मोटर स्किल्स का विकास। क्रेयॉन्स पकड़ने से उंगलियों की मांसपेशियों को मजबूत करना जो आगे चलकर लिखने में मदद करती हैं। इसके बाद है हमारा आत्मा अभिव्यक्ति यानी कि सेल्फ एक्सप्रेशन। बच्चों के मन में क्या चल रहा है उसे चित्रों के माध्यम से बाहर लाना। नेक्स्ट हमारा लक्ष्य है आँख और हाथ के तालमेल यानी कि आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन। जो बच्चा सोच रहा है उसे सही जगह पर ड्रॉ करने का अभ्यास। इसके बाद हमें मटेरियल कौन कौन सा चाहिए है वो हम लिखते हैं। एक तो हमें A4 साइज शीट्स चाहिए हैं, ड्राइंग शीट्स। दूसरा हमें क्रेयॉन्स चाहिए हैं। मोटे क्रेयॉन्स छोटे बच्चों के लिए बेहतर होते हैं। एक हम पुराने अखबार है ना मेज़ पर बिछाने के लिए ताकि गंदगी ना हो। एक बड़ा बोर्ड जिस पर टीचर खुद नमूने सैंपल्स को दिखा सके कि क्या क्या ड्राइंग जो है वो बन सकती है। इसके बाद हमारी आती है प्लानिंग। सबसे पहले आप यहाँ पर पूर्व तैयारी यानी कि मटेरियल और इन्वायरमेंटल सेटअप का लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखें कि मैंने तय किया कि मैं बच्चे फर्श पर बैठकर ड्राइंग करेंगे या मेज़ पर। मैंने फर्श पर एक बड़ी पुरानी चद्दर या अखबार बिछाने की योजना बनाई ताकि बच्चे खुलकर हाथ पैर फैलाकर रंग भर सकें। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, मैंने क्रेयॉन्स का चयन किया क्योंकि वो पकड़ने में आसान होते हैं और उनके टूटने का डर कम होता है। मैंने ध्यान रखा कि क्रेयॉन्स नॉन टॉक्सिक हों क्योंकि 3 साल के बच्चे कभी कभी रंग मुंह में भी डाल लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं मैंने बड़े साइज का A4 साइज का चार्ट का टुकड़ा लिया ताकि बच्चों को अपनी कल्पना दिखाने के लिए बड़ी जगह मिले।
इसके बाद हमारा हम शिक्षण विधि और तकनीक लिख सकते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहले आप नो मॉडल अप्रोच कर सकते हैं। मैंने फैसला किया कि मैं बोर्ड पर कुछ भी नहीं बनाऊंगी। अगर मैं बोर्ड पर आम बनाती हूँ तो सारे बच्चे वही बनाने की कोशिश करेंगे। मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं सिर्फ हवा में उंगली से शेप्स बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, फिर आप सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं, मैंने कुछ सवाल पहले से तैयार किए बच्चों को प्रेरित करने के लिए। जैसे कि कल आपने सपने में क्या देखा? आपका सबसे पसंदीदा खिलौना कौन सा है? आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है जी। फिर थर्ड पॉइंट हमारा आ जाएगा एग्जीक्यूशन प्लान, यानी कि चरणबद्ध योजना। इसमें जैसे हमने पहले 5 मिनट मोटिवेशन के लगाएंगे क्योंकि प्लान जो है वो हमें फ्यूचर टेंस में ही लिखना होता है। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाने का प्लान किया जिसमें एक बच्चा एक जादू की दुनिया में जाता है। फिर मैं बच्चों से पूछूंगी, आपकी जादू की दुनिया कैसी दिखती है? उसे पेपर पर दिखाओ। फिर अगले आप 2 मिनट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन करें, है ना, कि रंगों की शेयरिंग सिखाने के लिए मैंने तय किया कि मैं हर बच्चे को अलग बॉक्स देने की बजाय हर 3 बच्चों के बीच में एक बड़ा रंगों का डब्बा रखूंगी। फिर ऑब्जर्वेशन की मैंने 7 से 25 मिनट के लिए करूंगी। मैंने प्लान किया कि मैं हर बच्चे के पास जाऊंगी पर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। मैं सिर्फ उनके काम को देखूंगी और उनके स्ट्रोक्स की तारीफ करूंगी। ठीक है, इसके बाद हमने आयु अनुसार प्लानिंग करनी है। एज अप्रोप्रिएट प्लानिंग। अगर 3 साल के बच्चे हैं तो आप क्या लिख सकते हैं कि मैंने तय किया कि अगर वो सिर्फ गोला गोला घुमाते हैं यानी कि स्क्रिबलिंग करते हैं तो मैं उन्हें प्रोत्साहित करूंगी और उनसे पूछूंगी कि ये क्या है। अगर आप 5 से 6 साल के बच्चों की बात करेंगे तो मैंने योजना बनाई कि मैं उन्हें 2 रंगों को एक दूसरे के ऊपर रगड़कर नया रंग बनाने का तरीका दिखाऊंगी। इसके बाद आता है हमारे पास सेफ्टी एंड हाइजीन, यानी कि सुरक्षा और स्वच्छता। मैंने एक गीला कपड़ा और साबुन पास रखा ताकि एक्टिविटी के बाद बच्चों के रंग भरे हाथ तुरंत साफ करवाएं या सीखें। मैंने ध्यान रखा कि क्रेयॉन्स के छोटे टुकड़े फर्श पर ना गिरे हों जिन पर कोई फिसल सके। ठीक है, इसके बाद आप प्रदर्शनी की योजना यानी कि डिस्प्ले प्लान भी लिख सकते हैं। जैसे कि आप उसमें लिखिएगा, मैंने दीवार पर एक डोरी बांधे और छोटी क्लिप्स तैयार रखने का प्लान किया। मैंने तय किया कि हर ड्राइंग पर बच्चे का नाम और उन्होंने क्या बनाया है कैप्शन लिखकर, वो मैं खुद लिखूंगी कैप्शन। ठीक है, उस पे लिख के वो उसके ऊपर टांग सकते हैं। अब जैसे जब आप रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है, उसमें आप एक हेडिंग का ये भी बना सकते हैं कि प्लानिंग का कैसा प्रभाव देखा गया। जैसे आप क्या लिख सकते हैं उसमें, मेरी प्लानिंग सफल रही क्योंकि बच्चों ने रंगों को शेयर करना सीखा। जब मैंने उन्हें जादू की दुनिया बनाने को कहा
तो उनका डर खत्म हो गया। एक बच्चे ने सिर्फ नीला रंग पूरे पेपर पर भर दिया और जब मैंने पूछा तो उसने कहा ये समुंदर है। ये मेरी प्लानिंग का ही नतीजा था कि बच्चे इतना फियरलेस यानी कि निष्पक्ष होकर सोच पाए, है ना। वही सारी बातें, जैसे कि आप पहले टाइम लिखें, ठीक है, फिर रचनात्मक और फाइन मोटर के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जैसे प्रस्तावना और माहौल 1 मिनट के लिए आप कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्टाइल है, प्लीज़ सुनिएगा ध्यान से। जैसे कि 1 मिनट के लिए, ठीक है, मैंने सुबह इतने बजे बच्चों को थोड़ा शांत करने के लिए एक हल्की सी सांस लेने वाली एक्सरसाइज करवाई। फिर मैंने उन्हें बताया कि आज हम कलाकार यानी कि आर्टिस्ट बनेंगे। मैंने देखा कि जैसे ही मैंने ड्राइंग शीट्स और क्रेयॉन के डिब्बे मेज़ पर रखे तो बच्चों की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मैंने उन्हें 4-4 के ग्रुप्स में बिठाया ताकि वो आपस में रंग बांट सकें और एक दूसरे का काम देखकर सीख सकें, है ना। ये भी हो सकता है कि जैसे मैं आपको प्लानिंग और रिपोर्ट बता रही हूँ, उनका आपस में कई बार कोई बच्चों की काउंटिंग में लिंकअप टूट जाए, है ना। पर ये मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ लिखने का कि आप अलग अलग तरीके हैं कि आप किस तरह से उसको लिख सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि प्लानिंग और रिपोर्ट में मैच करें वो चीज़ें सारी, ठीक है। इसके बाद में ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद हम बाद में मैं आपको कॉमन बातें जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए रिपोर्ट में प्लान में आपने लिख दिया कि मैं 3-3 या 2-2 बच्चों का एक ग्रुप बनाऊंगी। रिपोर्ट में आपने लिख दिया कि मैंने 4-4 बच्चों का ग्रुप बनाया है। ये गलत नहीं है, ठीक है, पर आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने 4 बच्चों का ग्रुप बनाया पर आपने प्लान में 3 बच्चों का लिखा था, आपने ऐसा क्यों किया। मैंने उन्हें 4-4 के ग्रुप्स में बिठाया ताकि वो आपस में रंग बांट सकें और एक दूसरे का काम देखकर सीख सकें, ठीक है। इसके बाद है क्रिया विधि और शुरुआत। मैंने हर बच्चे को एक साफ सेफ्ड ड्राइंग शीट दी। मैंने शुरुआत में कोई टॉपिक नहीं दिया बल्कि उनसे पूछा, अगर आपके पास एक जादू की पेंसिल हो तो आप क्या बनाना चाहेंगे। सबने अपनी अपनी पसंद बताई। मैंने देखा कि जो 3 साल के बच्चे थे उन्होंने तुरंत क्रेयॉन्स उठाए और कागज पर ज़ोर ज़ोर से लकीरें बनानी शुरू कर दी। उनके लिए रंगों को कागज़ पर रगड़ना और उससे निकलने वाली आकृतियाँ ही सबसे बड़ा चमत्कार थी, ठीक है। फिर बच्चों का अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन की। उसमें आप क्या लिख सकते हैं, जब बच्चे ड्राइंग कर रहे थे मैं हर ग्रुप के पास गई और मैंने कुछ बहुत दिलचस्प बातें सीखी। जैसे कि आर्यन जो कि 5 साल का था, उसने एक बहुत बड़ा सूरज बनाया और उसे लाल रंग से भर दिया। जब मैंने पूछा कि सूरज लाल क्यों है तो उसने बड़े मासूमियत से कहा, मैम सूरज को गर्मी लग रही है इसीलिए वो लाल हो गया, है ना। ये उसकी एक कल्पना थी, इमेजिनेशन थी, उसका एक बेहतरीन उदाहरण था। फिर सिया के पास मैं गई, वो 4 साल की थी। वो सिर्फ गोल गोल घेरे बना रही थी। उसने बताया कि वो उसकी मम्मी की बिंदी है। इससे मुझे समझ आया कि बच्चे अपने आसपास की चीज़ों को ही कागज़ पर उतारते हैं। इसके बाद मैंने देखा कि नीला रंग कम पड़ने पर ईशान ने राहुल से रंग मांगा। इससे उनके बीच सोशल शेयरिंग और इंटरेक्शन बढ़ा, जो हमारा एक और छुपा हुआ लक्ष्य था,
जो कि हमने डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, अब फाइन मोटर स्किल्स का क्या प्रभाव पड़ा। मैंने ध्यान से देखा कि बच्चे क्रेयॉन्स को पकड़ रहे थे। 3 साल के बच्चे पूरी मुट्ठी से रंग पकड़ रहे थे, जबकि 5 से 6 साल के बच्चे उंगलियों का उपयोग कर रहे थे। मैंने कुछ बच्चों की मदद की। उन्होंने क्रेयॉन्स हल्का पकड़ना सिखाने में। इस 30 मिनट की कंसंट्रेशन ने उनकी उंगलियों की मांसपेशियों को मजबूत किया, जो उन्हें अगर चलकर राइटिंग में बहुत मदद करेंगी। नेक्स्ट हमारा है निष्कर्ष और समापन। अंत में मैंने सभी 15 बच्चों की ड्राइंग को दीवार पर चिपकाया और उसे हमारी प्यारी गैलरी का नाम दिया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बातें हैं कि मैंने प्लानिंग में लिखा था कि मैंने एक रस्सी और क्लिप्स लिए हैं, पर यहाँ पर लिखा है कि दीवार पर चिपकाया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई रीज़न देना होगा कि प्लानिंग में आपने ऐसे लिखा था पर रिपोर्ट में आप ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, आप ये सोचिए कि मैं ये देखना भूल गई कि दीवार के ऊपर कोई कील नहीं थी जहाँ पर मैं रस्सी को बांध सकती। ठीक है, और जो दीवार पर चिपकाए थे और उसे बाद में हमने हमारी प्यारी गैलरी का नाम दे दिया। हर बच्चा अपनी ड्राइंग को दीवार पर देखकर बड़ा गर्व महसूस कर रहा था। मैंने हर बच्चे से उनकी ड्राइंग के बारे में एक लाइन बुलवाई, जिससे उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हुआ। जैसे ही एक्टिविटी जब ख़त्म हुई तो बच्चों का मन और करने का था, लेकिन मैंने उन्हें अगले दिन नए रंगों के साथ मिलने का वादा किया। इस एक्टिविटी ने बच्चों को बिना किसी डर के अपनी सोच व्यक्त करने का मौका दिया। जैसे आप अब इसमें कई चीज़ें हम और भी ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि जब मैंने आर्यन या सिया के बारे में मतलब सिया से बात करी, या कहीं भी आप बच्चों के बारे में लिख सकते हैं। तो आप ये करें कि मैंने उनसे इस तरह में आवाज़ में बात की जैसे कि बच्चों की आवाज़ हो। ठीक है, फिर आप ये भी बता सकते हैं कि मैंने बच्चों को रंग पकड़ना सिखाने के लिए कैसे हाथों का इस्तेमाल करना है वो भी सिखाया। ठीक है, अभी मैंने ये हमारी डे 5 में जो 4 एक्टिविटीज़ को डिफ़ाइन किया था, ठीक है, वो हमने अभी यहाँ पर डिस्कस कर लिया है कि डिटेल में आप इसको कैसे बता सकते हैं। ठीक है, थोड़े से टिप्स हैं जो हम प्लानिंग और रिपोर्टिंग करते हुए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो हम थोड़े से देख लेते हैं। जैसे कि भाषा का चुनाव। ठीक है, प्लानिंग करते हुए आप हमेशा ही फ्यूचर टेंस में लिखें। जैसे कि मैं बच्चों को घेरे में बिठाऊंगी, मैं उन्हें रंग बताऊंगी। रिपोर्ट को आप भूतकाल में लिखें, जैसे कि मैं बच्चों को बिठाया, बच्चे बहुत खुश हुए। ठीक है, अब आप एक स्पष्ट हेडिंग्स लिखिएगा। जैसे हर एक्टिविटी के लिए अलग पेज का इस्तेमाल करना है और हेडिंग्स ज़रूर डालें, जैसे कि एक्टिविटी का नाम और कौन सा नंबर की एक्टिविटी है। ठीक है, फिर दिन डालें कि कौन सा दिन था और तारीख, बच्चों की उम्र क्या थी। ठीक है, और कुल समय कितना लगा, ड्यूरेशन क्या लगेगी। ठीक है, फिर आप एरिया ऑफ डेवलपमेंट है ना, विकास का क्या क्षेत्र था, ये ज़रूर लिखें। सिर्फ एक्टिविटी का नाम ना लिखें, बल्कि ये बताएं कि उससे बच्चे का क्या विकास हो रहा है।
जैसे अब एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट या सोशल स्किल्स, है ना। इवेल्युएटर इसी पर ही ध्यान ज़्यादा देता है। उसके बाद सामग्री की लिस्ट, है ना। मटेरियल सिर्फ लिखें नहीं कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, बल्कि उनका वर्णन भी करें। जैसे कि पुराना अखबार, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट है, नॉन टॉक्सिक क्रेयॉन्स सेफ्टी के लिए हैं। इससे पता चलता है कि आपने बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखा है, ठीक है। फिर आप रिपोर्ट में बच्चों का जिक्र ज़रूर करें, मेंशन करना है बच्चों को। जैसे कि रिपोर्ट को जर्नल ना लिखें, कुछ बच्चों के असली नाम लिखें और उनकी रिएक्शन भी बताएं। जैसे जब मैंने आर्यन से पूछा तो उसने हंसकर जवाब दिया, इससे रिपोर्ट आपकी थोड़ी सी असली लगती है, ठीक है। फिर है चित्र और क्रिएटिव वर्क, है ना। जैसे कि आप जो लेफ़्ट साइड का पेज होता है ना, नोटबुक के खाली साइड पर उस एक्टिविटी से जुड़ा चित्र बनाएं या फोटो लगा दें, ठीक है। अगर आपके पास ओरिजिनल फ़ोटो है तो आप फ़ोटो लगा दीजिए, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे नहीं कि बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं आप उनकी ड्राइंग कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, उससे जुड़ा कोई फ़ोटो बना सकते हैं। ओरिजिनलिटी, अगर फ्री ड्राइंग एक्टिविटी है तो किसी बच्चे की बनाई हुई असली ड्राइंग ही वहाँ पर चिपकाएं, ठीक है। फिर आप जो भी आपको चुनौतियाँ आई, चैलेंजेस आए, उनको लिखना ना भूलें। एक आइडियल टीचर की तरह ये मत लिखें कि सब कुछ परफेक्ट था, ठीक है। असलियत लिखो आप एक आइडियल टीचर मत वहाँ पर बनिएगा। दो बच्चे आपस में लड़ने लगे, या फिर एक बच्चा रो रहा था, और फिर ये लिखने की आपने उसे कैसे संभाला। इसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन ज़रूर लिखिए। हर रिपोर्ट के अंत में 2 से 3 लाइंस में अपना मूल्यांकन करें। क्या मैं अपने लक्ष्य में सफल रही? अगली बार मैं इस एक्टिविटी को और बेहतर कैसे रख सकती हूँ, ठीक है। फिर नीटनेस का, स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। कटिंग और ओवर राइटिंग से बचें, फाइल में ज़्यादा कटिंग या ओवर राइटिंग ना करें। अलग अलग रंग के पेन्स जैसे ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल कर सकते हैं हेडिंग्स के लिए, पर ध्यान रखें कि फाइल थोड़ी प्रोफेशनल लगनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम सीक्वेंसिंग, है ना, क्रम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखें कि आपका क्यूरिकुलम फ्लो में हो, जैसे सुबह की प्रेयर से लेकर डिपार्चर तक का क्रम वैसे ही हो जैसे आपने शेड्यूल में दिया है। एक और अच्छी बात है कि अगर आप फाइल में हर एक्टिविटी के साथ एक छोटा सा लर्निंग आउटकम कि बच्चों ने क्या सीखा का बॉक्स बनाते हैं तो आपकी फाइल बाकी सबसे अलग और बेहतर भी लगेगी, ठीक है। ये थी हमारी आज की एक्टिविटीज़, और कल मैं आपको और थोड़ी एक्टिविटीज़ के बारे में बता दूंगी और थोड़े से पॉइंट्स बता दूंगी जो हमारी आज इवनिंग की क्लास है ना। उसी क्लास में ही हम डिस्कस कर लेंगे कि और या आपके कोई और क्वेश्चंस हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर ही ओवर कर देते हैं। थैंक यू डियर लर्नर्स।